बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं खबरें आपके सामने रखूँ, सबसे पहले आपको बताता हूँ 3 दिन पहले मैंने आपसे 2 या 3 दिन हो गए हैं, मैंने एक ख़बर आपके साथ शेयर की थी और मैंने आपको बताया था कैसे अरबों रुपए लूटे जा रहे हैं और कस्टम्स के अंदर ये कार्रवाई डाली जा रही है। कैसे वन विंडो से वहाँ से डाटा फीड किया जाता है और गाड़ियाँ जो हैं वो इलीगल तरीके से, जो नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं, बड़ी कीमती लग्जरी गाड़ियां जिनके ऊपर 2 करोड़ से लेके 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ तक भी बाज़ गाड़ियों के ऊपर ये कस्टम्स बनता है, ड्यूटी बनती है और ये खामोशी के साथ ऑक्शन में उनके नंबर फीड कर दिए जाते हैं, उनका डाटा फीड कर दिया जाता है। हालांकि वो गाड़ियां कभी भी ऑक्शन नहीं होती और खामोशी से एक रसीद जारी करवाई जाती है, उस रसीद के ऊपर नंबर लगवा लिए जाते हैं और इस तरह सैकड़ों गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर ये बड़े बड़े लोग लेकर फिर रहे हैं। कोई खुद लेकर फिर रहा है, किसी ने पैसा कमा लिया है, तो ये अरबों रुपए का चूना पाकिस्तान की सरकार को लग गया है और ये पाकिस्तान के खजाने को एक्चुअली चूना लगा है, पाकिस्तान के आम आदमी को ये चूना लगाया गया है। लूटने के तो एक से एक नए तरीके ये लोग ढूंढते हैं। बहरहाल ये जब तहकीकाती खबर मैंने शेयर की, उसके बाद अब क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। इसकी जो है वो इशू की इंसिडेंट रिपोर्ट पहले तैयार हो चुकी है और कल ये इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट एक सामने आई है। ये मैं आपके सामने पेपर शेयर भी कर रहा हूं और इसके मुताबिक एक 24 और एक 31 ये मिलाकर बन जाती है 55 गाड़ियां लग्जरी, उनकी अभी तक पकड़ हो गई है। ये इब्तदाई तौर पे अभी तक जो चीजें सामने आई है, कुछ 34-35 दफ्तर हैं जहां पे ये जाली डाटा फीड हो सकता है और होता है। उनमें से सिर्फ एक दफ्तर से जो रिपोर्ट आई है, इब्तदाई रिपोर्ट में सिर्फ एक दफ्तर से 55 के करीब ऐसी गाड़ियों का डाटा पकड़ा गया जो गाड़ियां कभी भी ऑक्शन नहीं हुई, यानी 2 नंबर गाड़ियां पाकिस्तान में मंगवाई और उनकी ऑक्शन भी नहीं हुई और खामोशी से जाली डॉक्यूमेंट बनवा के कस्टम के उनको वहां से एक्साइज में दे के वहां से नंबर लगवा के गाड़ियां लीगल कर दी। तो अब तक 55 गाड़ियों का डाटा पकड़ा गया है और फौरी तौर पे जो ऑक्शन के मामला की जो फीडिंग है वो बंद कर दी गई है कि अब गाड़ियों के नंबर फीड ना किए जाए। अच्छी बात यह है कि सिस्टम को रोक दिया गया, इंक्वायरी खुल गई है। ये अरबों रुपए की करप्शन है जो अभी तक पकड़ी गई है, यानी ये जो गाड़ियां 55 पकड़ी गई हैं ये भी अरबों के मामला आते हैं। अभी सैकड़ों गाड़ियां मैंने आपको पहले बताया था, वो तफसीलात सामने आएंगी। ये पाकिस्तानी खजाने को नुकसान हो रहा था। अगला स्कैंडल इसी के साथ जुड़ा हुआ कंटेनर्स का, वो बहुत जल्दी मैं आपको दूंगा। पहले ये वाले स्कैंडल में जरा थोड़ा 1-2 दिन अभी और लगेंगे, सारी चीजें बाहर आ जाए, पता चल जाए किस किसने कितना माल खाया और कैसे किया। मैं पहले आपको ये स्कैंडल दूंगा, फिर जब ये स्कैंडल पकड़े जाएंगे इनकी इंक्वायरी रिपोर्टें आपके साथ शेयर करूंगा और फिर आपको यह भी बताऊंगा कि इनके अंदर मुलव्विस कौन है और उनकी शक्लें भी पूरी कौम को दिखाऊंगा कि किस किस ने किस तरह पैसा बनाया है। ये शक्लें मैं आपके सामने रखूंगा और ये पैसा बाहर पाकिस्तान से कैसे ये लोग मुंतकिल करते हैं, कैसे अपने और अपने खानदान के लिए ये सिस्टम को बाहर लेकर जा रहे हैं, ये चीजें आपके सामने रखूंगा। तो ये एक मेरी एक्सक्लूसिव एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, उस पर पहला एक्शन हुआ, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आए नाजरीन एक और चीज की तरफ। देखें, नून लीग जो कहती है ना वो कभी करती नहीं। इन्होंने कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि हम इनकलाबी बन गए, एक दफा नहीं 4-5 दफा लगाया, 400-500 दफा ये लेट गए। वो जैसे ही कौम इनकलाब के पीछे लगती है ये पॉलिश पकड़ के जूते के पीछे लग जाते हैं। तो इन्होंने हमेशा पॉलिश पकड़ के, जूता पकड़ के ये इक्तदार के अंदर आ गए किसी तरह भी तस्मों के साथ लटक लटक के। अब पहले नून लीग कहती थी, जो भी कहती है कायम नहीं रहते। ये पहले कहती थी बार बार इमरान खान को अपने बेटों को लेकर आओ, अपने बेटों को लेकर आओ, उनको तहरीक के अंदर शामिल करो। अगर आप पाकिस्तान के अंदर कोई तहरीक चलाना चाहते हो तो जरा ये मरियम नवाज का स्टेटमेंट सुने, आपको समझ आएगी कि ये लोग कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये सुने आप। तो अपने बच्चों को आपने लंदन में बिठाया हुआ है और कौम के बच्चों को आप कहते हैं कि ये जो लू के थपेड़े खाओ आकर। भाई अपने बच्चों को कहो ना कि आके लीड करें। कौम के बच्चों को जिनको आप सड़कों पे लाकर मार पड़वाना चाहते हो, मारना चाहते हो, उनकी फ्रंट लाइन पे अपने दोनों बेटों को खड़ा करो ताकि लोगों को पता चले कि आप किसी आजादी के लिए, इनकलाब के लिए मार्च कर रहे हो। ये मरियम नवाज के अल्फाज से और पूरी पीएमएलएन यही कहती थी। उसके बाद जो है हालात इतने बुरे हो गए कि इमरान खान साहब की पार्टी बार बार निकली, बात नहीं बनी। उनकी बीवी निकलती थी, उसको भी अंदर कर दिया, उनकी बहनें निकलती, उनको भी बार बार गिरफ्तार करते हैं। तो उनके बेटे भी तंग आ गए, उन्हें नजर आ गया पाकिस्तान में इंसाफ ही नहीं हो रहा। अब वो इंसानी हकूकी तंजीमों के पास जा रहे हैं, तो बरतानिया में भी मिल रहे हैं लोगों से। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है, वो राब्ते वाब्ते काफी अरसे से कर रहे हैं। बाज वकला के जो वकील आते हैं इमरान खान साहब के लिए आवाज उठाने के लिए, उसके पीछे भी इमरान खान साहब के बेटे होते हैं। बहुत सारे मामलात में उनके बेटे जो है अपने बाप की मदद करना चाहते हैं और वो कोई सियासत में नहीं है, वो सिर्फ अपने बाप की मदद करना चाहते हैं। कोई भी गैरतमंद बेटा होगा
या कोई भी बेटा जिसको अपने बाप से प्यार होगा, उसका बाप मुश्किल में आएगा तो वो अपने बाप को बचाने की, निकालने की, छुड़ाने की कोशिश करेगा। और जब उसे पता होगा कि उसका बाप बेगुनाह है तो वो ज्यादा कोशिश करेगा। यही इमरान खान के बेटे कर रहे हैं, नॉर्मल चीज है, इसमें सियासत व्यासत कोई नहीं है। अब नून लीग हमेशा भाग जाती है ना। इन्होंने पहले कहा इमरान खान हुकूमत अपनी तोड़ दे, सूबाई हुकूमतें अपनी गिरा दे, असम्बलियां तोड़ दे, हम 3 महीने में इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, इमरान खान साहब ने जब असम्बलियां तोड़ दी तो पूरा साल इन्होंने इलेक्शन ही नहीं करवाया। ये बैठ गए मल मार के वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में कुर्सियों के ऊपर। यहां मोहसिन नकवी को बैठा दिया, उधर अपना बंदा बैठा दिया और लंबा चला दिया दोनों सूबाई हुकूमतों को। तो 1 साल इन्होंने, 1 साल से ज्यादा टाइम इन्होंने गुजार दिया। तो ये अपनी हर बात से मुकर जाते हैं। अब ये कहते थे इनकलाब अपने घर से शुरू होता है, और अब कह रहे हैं जनाब कि इमरान खान के बेटे क्यों आ रहे हैं, उन्हें हम गिरफ्तार कर लेंगे। वैसे मुझे एक चीज़ की तस्हीह एक दोस्त ने की है और मैंने इसको रिसर्च भी किया, बल्कि अब वो बड़ा मज़ा आता है रिसर्च करने में। एक और बड़ी आसानी हो गई है कि आप ग्रॉक से पूछे और वो फैक्ट्स आपको कम से कम बता देता है। तो जिनके पास नाइकॉप होता है ना, गैर मुल्की यानी जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी रहते हैं, अगर उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है तो ब्रिटिश या अमेरिकन पासपोर्ट पे वो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उन्हें वीज़ा चाहिए होगा। लेकिन अगर उनके पास नाइकॉप है तो फिर उन्हें वीज़ा नहीं चाहिए। और मुबैना तौर पे इमरान खान साहब के बेटों के पास नाइकॉप है। अब देखते ही हैं कि ये हुकूमत इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान आने देती है, नहीं आने देती, क्या करती है। अगर नाइकॉप आपका एक्सपायर नहीं है तो फिर आप ट्रेवल कर सकते हैं पाकिस्तान में विदाउट वीज़ा भी, क्योंकि फिर आप उस मुल्क के शहरी होते हैं कानूनी तौर पर। तो नाजरीन, कल ये इमरान खान के बेटों को बुलाते थे, आज ये इमरान खान के बेटों से घबराते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती है चाह क्या रहे हैं। और इमरान खान के बेटों ने कौन सी सियासत करनी, सारी दुनिया ही जानती है। वो बेचारे अपने बाप को सपोर्ट करना चाहते हैं कि हमारे वालिद के साथ ज्यादती हो रही है, कोई भी बेटा होगा वो खड़ा हो जाएगा आकर। अब उनको ताने दे रहे हैं कि जनाब ये मौरूसियत है। वो यार मौरूसियत वो होती है जब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान था तब उसके बेटे पाकिस्तान में आते और आकर लोशे लेते। जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जैसे इक़्तिदार में आते हैं, इनका सारा टब्बर पाकिस्तान पहुंच जाता है, वरना उससे पहले ये पाकिस्तान में रहते ही नहीं है, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। ये बड़ी बड़ी रवायती सियासी जमातें हैं, इनके बच्चे बाहर ही रहते हैं पाकिस्तान से, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार में आते हैं पाकिस्तान पहुंच जाते हैं फौरन, लोशे लेने के लिए, मजे लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए। इक़्तिदार, प्रोटोकॉल, ये वो सब कुछ। ये मरियम नवाज के बच्चे, बाकी सारे बच्चे इधर उधर लटरम पटरम, ये पाकिस्तान से बाहर सारे रहते थे। ये पाकिस्तान कब आए, जब इन्होंने इक़्तिदार के मजे लेने थे। तो जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं तो सारे पाकिस्तान में आ जाते हैं, उससे पहले ये पाकिस्तान से बाहर ही रहते हैं। अब इमरान खान साहब के बेटे जो हैं उनकी ख्वाहिश के है मुताबिक नून लीग की, जब उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान आएंगे तो अब इनके 14वां तबक रोशन रहेगा, जी वो क्यों आएंगे। हालांकि उनके आने से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फर्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक अवाम नहीं निकलेगी। अवाम निकलेगी तो फर्क पड़ेगा, वरना नहीं पड़ेगा। देखिए जरा खुल के बात कर लेते हैं पाकिस्तानियों के साथ, और मैं पाकिस्तानियों से डायरेक्टली मुखातिब हूं, मैं खुलकर बात कर रहा हूं। यानी मैं ये कोई ओला रखना ही नहीं चाहता कि मुझे कोई बैलेंस करना है या मुझे कोई अपना फलां चीज देखनी है या मैं इससे आगे बात कर सकता हूं या नहीं कर सकता। आपके साथ मैं पाकिस्तानियों के साथ खुलकर बात करता हूं। आप अपने दिल से पूछें इमरान खान जेल में क्यों आए। क्या वो वजीर आजम बनने के लिए जेल में? भाई वजीर आजम बनने के तो बड़े आसान रास्ते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर ले, वजीर आजम बन जाएगा। करना क्या होगा, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहना छोड़ना होगा, जेल से बाहर आकर कुछ अर्सा चुप रहना होगा, और उसके बाद जब इलेक्शन मिले तो अच्छे बच्चों की तरह इलेक्शन लड़ना होगा, एस्टेब्लिशमेंट के लिए रूम क्रिएट करना होगा, पॉपुलर तो वो है, उसको वजीर आजम बना देंगे, वो वजीर आजम पाकिस्तान बन जाएगा। बड़ा आसान फार्मूला है। वो रास्ता मरियम नवाज ने कहा था ना मुझे अच्छे से आता है। लेकिन इमरान खान उस रास्ते पे जा क्यों नहीं रहा? अगर वो आज भी वजीर आजम बनना चाहता है तो एस्टेब्लिशमेंट की राहदारी से बड़ा जबरदस्त रास्ता होकर गुजरता है, लेकिन उसके लिए उसको एस्टेब्लिशमेंट को क्लीन चिट देनी पड़ेगी, जो वो नहीं दे रहा। उसे फौजी एस्टेब्लिशमेंट की चाकरी करनी पड़ेगी, जो वो नहीं कर रहा। उसे कौम की आज़ादी वाली सोच भूलनी पड़ेगी और अगले इलेक्शन में वो वापस आ जाएगा। लेकिन वो ये नहीं कर रहा, वो ये रास्ता नहीं चुन रहा। आप जरा सोचिए कि इमरान खान ये लड़ाई अपने लिए लड़ रहा है या पाकिस्तानियों के लिए लड़ रहा है। सोचिए जरा, सोचिए इमरान खान ये सख्तियां अपने खानदान के लिए बर्दाश्त कर रहा है या अपनी कौम के लिए बर्दाश्त कर रहा है। सोचिए इसके बारे में। सोचिए क्या इमरान खान अपने खानदान को सियासत में उतारना चाहता है? क्या उसकी आने वाली नस्ल पाकिस्तान में सियासत करेगी? देखिए अपने खानदान को तो उसने खुद अपने फैसलों से मुसीबत में डाला हुआ है। इस वक्त खानदान के लोग जो है बार बार गिरफ्तार हो जाते हैं, आधा खानदान भागा हुआ है। जो लोग मौजूद हैं खवातीन वो भी गिरफ्तार हो जाती हैं, बीवी उसकी जेल के अंदर है, बेटे उसके अपने आप को मुश्किल में डाल के आएंगे। अगर आएंगे तो उनको पहले ही धमकियां लगाई जा रही हैं पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से कि आपको पकड़ लेंगे हम, या आपको बाजियाब करवाना पड़ेगा, आप गायब हो जाएंगे। और उसका भांजा भी जेल के अंदर है। यानी पूरा खानदान या तो तितर बितर है, भागा हुआ है, या बेचारे मुश्किलात काट रहे हैं,
सब छुपते फिर रहे हैं या वो जेलों के अंदर है। तो इमरान खान ने अपने खानदान को तो खुद ही मुसीबत के अंदर डाला हुआ है, तकलीफ में डाला हुआ है। आप किसी भी पहलू से सोच लें, इमरान खान ने अपना सारा कुछ दांव पे लगाया हुआ है, हत्ता कि उसने अपनी जिंदगी को भी दांव पे लगाया हुआ है। क्या इससे इमरान खान को कुछ मिल सकता है? नहीं। इमरान खान ने अपनी कौम के लिए किया। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हारना नहीं चाहता, किसी कीमत पर नहीं हारना चाहता। इमरान खान ने अपने हालिया बयान में एक बात कही थी, जरा गौर करें इमरान खान ने क्या कहा। इमरान खान ने कहा कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद अपनी कौम पर भरोसा है कि वो मेरे लिए आएंगे, वो मेरे लिए निकलेंगे। ये इमरान खान को पाकिस्तानियों के ऊपर भरोसा है। इमरान खान को लगता है कि पाकिस्तानी इमरान खान के लिए जरूर आएंगे। हम सारे पता क्या करते हैं, हम एक दूसरे की शक्ल देखते रहते हैं। हमें लगता है कि मैं घर में बैठ जाऊंगा और मेरे लिए कोई और इनकलाब लेकर आ जाएगा। अगर इमरान खान भी यही सोच लेता ना कि पाकिस्तान को कोई और ठीक कर लेगा, और तो ये कौम इतनी बाशऊर ना होती। आज इमरान खान ने यह फैसला किया कि नहीं, मैं अपना रोल प्ले करके जाऊंगा। इमरान खान अपनी कौम से वफा निभा रहा है। साफ साफ बात यह है, क्या इमरान खान की कौम उससे वफा निभा रही है? यह सवाल लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए। क्या आज़ादी की कीमत अदा करने के लिए इमरान खान तो तैयार है, वो तो कीमत अदा कर रहा है। वो कह रहा है जी मुझे आज़ादी चाहिए, रिहाई नहीं चाहिए, मैं कैद को तरजीह दूंगा गुलामी पर, यह इमरान खान कह रहा है। तो क्या आज़ादी की कीमत अदा करने के लिए बाकी पाकिस्तानी भी तैयार है? यानी मुझे अगर दौराने जबरी गुमशुदगी, जब मुझे उन्होंने गायब किया हुआ था ISI ने, मुझे कोई आंख से भी इशारा कर देता था ना कि बाहर लोग खड़े हैं या बाहर लोग हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बाहर लोग मजामत कर रहे हैं, यानी एक दो दफ़ा मुझे इस तरह की छोटे मोटे हिंट मिले, तो मुझे अंदर उस कैद के अंदर इतना हौसला और इतनी ताकत मिलती थी। और वो हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है ना, अल्लाह ही रब्बुल इज़्ज़त है हमारा, जो हमें सब्र भी देता है और इस्तकामत भी देता है और हौसला भी देता है। तो अल्लाह बड़ा मेहरबान है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, साफ साफ बात, आपको कोई प्लेट में रख के आपकी आज़ादी, आपकी खुद मुख्तारी या आपकी इज्जत नहीं देगा। अपने मैंडेट की इज्जत करवानी है तो आपको खुद करवानी पड़ेगी। अपने फैसलों को इस मुल्क के ऊपर नाफिज करना है तो आपको खुद करना पड़ेगा। आपने अगर इदारे ठीक करने हैं, मुल्क को ठीक करना है, सही डगर पे पहुंचाना है, तो ये लोग नहीं पहुंचाएंगे, आपको खुद करना पड़ेगा। बगैर तकलीफ लिए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हां, जितने कम लोग निकलेंगे उतनी ज्यादा तकलीफ होगी, जितने ज्यादा लोग निकलेंगे उतनी कम तकलीफ होगी। अगर सारा पाकिस्तान बाहर आ जाता है तो ये एस्टेब्लिशमेंट, ये हुकूमत, ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत, इनकी टकेगी औकात नहीं है। ये कुछ नहीं बेचते। सिर्फ पाकिस्तानी अगर ये फैसला कर ले कि उन्होंने अब हकीकी आज़ादी लेनी है, यानी पाकिस्तानी अगर ये फैसला कर लें कि आज के बाद उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम करना है, आज़ादी इज़हार राय कायम करनी है, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंसानी हकूक़ की पामालियां बंद करवानी है, मैंडेट का एहतराम करवाना है, पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर होगा। अगर ये सारी चीज़ें आज पाकिस्तान के अवाम सोच लें तो पाकिस्तान के अवाम ये हासिल कर सकते हैं। डिफाइनिंग मूवमेंट होते हैं ना, आपको आज मौका मिल रहा है, ये मौका आपको रोज नहीं मिलेगा। कौमों की जिंदगियों में मौके मिलते ही नहीं होते। कई लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, उन्हें लड़ने का मौका ही नहीं मिलता। और आप खुशकिस्मत है, आपको मौका मिल रहा है कि आप अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं। बेशुमार लोग इस दुनिया में आए जिन्हें पूरी जिंदगी अपने हक के लिए खड़े होने का मौका ही नहीं मिला, वो जैसे आए वैसे ही चले गए। लेकिन इस वक्त जो हम लोग मौजूद हैं, हमें अपने हक के लिए लड़ने का मौका मिल रहा है। इस मौका को आप जाया भी कर सकते हैं और लड़ के एक तारीख बना सकते हैं और अपने ऊपर फख्र कर सकते हैं। आपकी आने वाली नस्लें भी आप पे फख्र कर सकती हैं। बहरहाल मैं ये खुली खुली बातें करना चाह रहा था, मेरे दिल में थी, मैंने कर दी। अगले 48 से 72 घंटों में तहरीक इंसाफ कुछ बड़े फैसले कर लेगी। उनमें से कुछ फैसले पब्लिक किए जाएंगे और कुछ फैसले पब्लिक नहीं किए जाएंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ अब सारी चीज़ें सामने नहीं लाना चाहती। कुछ चीज़ें वो सामने लेकर आएंगे और कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐन मौका पर सामने आ जाएंगी। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी खलबली मची हुई है। वो बार बार पता करना चाहते हैं, लोगों से रब्ता करते हैं कि आपको पता है कि क्या होने जा रहा है, अब ये क्या करेंगे, स्ट्रेटजी क्या होगी, किस हिकमत अमली चलेंगे, कौन कौन से इलाके बंद करेंगे, कौन से ग्रिड हैं जो बंद कर देंगे या कौन सी जगह है जिसको बंद कर देंगे, कहाँ कहाँ पे सप्लाई रोक देंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जानना चाहते हैं और इसके लिए बंदोबस्त भी करना चाहते हैं। अभी आपने देखा कि कबायली इलाकों के अंदर बड़े पैमाने पर जो है वो नकलो हरकत हुई है और कर्फ्यू लगा के वहां पे फोर्सेस को पहुंचाया गया है। तो बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट हो रही है, दोनों तरफ से डेवलपमेंट हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अगस्त के शुरू में एक बड़ी तहरीक खड़ी करने का इरादा रखती है। इमरान खान साहब ने ऑर्डर दे दिया है। देखना यह है कि लीडरशिप इसको किस अंदाज में आगे बढ़ाती है। अभी तक ग्राउंड पे एक्टिविटी उस तरह नजर नहीं आ रही। रावलपिंडी में कुछ लोग निकले और बड़े जोशो खरोश के साथ निकले, लाहौर में निकले, मुख्तलिफ जगहों पे आलिया हमजा, सलम जावेद, ये और कुछ खवातीन हैं जो जेलें काट कर आई हैं, कुछ दीगर लोग हैं, वो अपने तौर पे जोर लगाते रहते हैं।
लेकिन जो मोमेंटम एक बनना चाहिए वो भी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब मोमेंटम बनता है ना तो ये 4 दिन में बन जाता है, ये 4 दिन में 6 दिन में मोमेंटम बन जाता है जब बनना होता है। और ये बन सकता है। अगस्त के बाद इस हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं और ये हुकूमत चाहेगी कि कम से कम ये वाली सर्दियां वो किसी तरह गुजार लें, उसके बाद फिर वो देखेंगे कि गर्मियों के बाद क्या करना है। लेकिन ये वाली सर्दियां हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात लेकर आएंगी। नाज़रीन, इस साल भी पाकिस्तान में मायूसी इतनी ज़्यादा है कि पहले 5 महीने में, जनवरी से लेकर मई तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 5 महीनों में 3.25 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के चले गए। ये हुकूमत इस बात पे खुश है कि ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से पैसे भेज रहे हैं। और भाई बंदे ही इतने बाहर जा रहे हैं, जो बंदा बाहर जाएगा वो पैसे कमा के वापस भेजेगा ना। जो कर्जा वो लेके बेचारा गया है वो उसने उतारना भी तो है। जो देखे ना, कोई 20 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर चले गए। अब जो गए उन्होंने पैसा कमा के पाकिस्तान भेजना है, क्योंकि जो पाकिस्तान से बाहर गया वो कर्जा उठा के गया। ज्यादातर गरीब लोग होते हैं बेचारे। अब उन्होंने पैसा वापस भेजना है, भेज के उन्होंने अपना कर्जा उतारना है। और हुकूमत जो है वो आदादोशुमार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आर्मी चीफ ने कहा था ये ब्रेन गेन है, लेकिन पाकिस्तान की जो एक रिपोर्ट है, इकोनॉमिक रिपोर्ट, उसके मुताबिक ये ब्रेन ड्रेन है। डॉक्टर्स मुल्क से जा रहे हैं, इंजीनियर्स मुल्क से जा रहे हैं, सरमायाकार मुल्क से जा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी को जानने वाले लोग हैं वो मुल्क से जा रहे हैं, आईटी एक्सपर्ट्स मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो मुल्क से बड़े पैमाने पर नौजवान बाहर जा रहे हैं। 2,85,000 नौजवान तकरीबन 5 माह में मुल्क छोड़कर चले गए। यानी 1 महीने में लगभग कोई 60,000 नौजवान मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। और ये ब्रेन ड्रेन लगातार होता जा रहा है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शिद्दत में भी लगातार इजाफा हो रहा है। और यही वजह है कि हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी के बारे में खबर आई थी, एजाज सैयद साहब ने दी थी। बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, बड़ी अच्छी खबरें उनके क्रेडिट पे हैं। उन्होंने कहा था जरदारी साहब को हटा दिया जाएगा, और कोई बहुत ताकतवर शख्सियत। पाकिस्तान में वैसी हर तरफ खबरें चल रही है जनाब शायद आर्मी चीफ को बना देंगे कल को सदर, लेकिन वो तस्दीक कोई नहीं है। लोग चेम गोइयाँ चलती रहती हैं। लेकिन ये कहा गया कि आसिफ अली जरदारी को हटाने की खबर पे जो है वो उन्होंने खबर दी थी, लेकिन हर तरफ से तरदीद आ रही है। जरदारी साहब की पार्टी भी कह रही है जी जरदारी साहब मैदान छोड़ने वाले बंदे नहीं है। PMLN भी यही कह रही है, बाकी जमातें भी यही कह रही हैं। देखिए, ये खबर हो सकता है अपने अंजाम की तरफ ना जाए पूरी तरह, मगर कोई ना कोई खिचड़ी तो ऐसी जरूर पकी है। एजाज सैयद ने ऐसी खबर नहीं दी, ना वो ऐसी खबर देते हैं। ये खिचड़ी पकी जरूर है, पकाने की कोशिश जरूर की गई होगी, लेकिन ये पकनी है या नहीं पकनी इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसे पाकिस्तान में चीजें होती हैं ना, पाकिस्तान में किसी भी डेवलपमेंट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, किसी भी चीज को कि ये शायद कभी नहीं होना, तो ये आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। नादरीन, अब बदकिस्मती से ये नौजवान पाकिस्तान के वजीर खारजा भी रहे हैं। माजी में इनकी इंटर्नशिप करवाई गई थी वजीर खारजा के तौर पे, और इनको ये एस्टेब्लिशमेंट देख रही है कि हमने इस बंदे को बहुत जल्दी है जनाब वजीर आज़म पाकिस्तान भी बनाना है। जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में वो बिलावल को वजीर आज़म बनता हुआ देखना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस कोई भी हो सकती है। एस्टेब्लिशमेंट ने तो वो काकड़ साहब को पकड़ के जो है वो बना दिया था वजीर आज़म पाकिस्तान, अंदाज़ा करें आप। और जो काकड़ साहब थे उनके काम आप चेक करें। ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या कह रही है, जरा ये देखें। वो ये कह रहे हैं कि 300 अरब की गंदम इंपोर्ट करने का फैसला, अब ये $1 अरब से ज्यादा की है, 300 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट करने का फैसला बदनीयती पर मबनी था। और ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। इससे लोकल किसान को, पाकिस्तान के अंदर जो किसान है उन्हें और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है, प्राइवेट इंपोर्टर्स को फायदा पहुंचाया गया है। अब बताएं कौन पूछेगा इनसे कि आपने पाकिस्तान का 300 अरब रुपए का नुकसान कर दिया? कौन पूछेगा इनसे? कौन इनसे जवाब लेगा? ये तो एस्टेब्लिशमेंट के चाहिए, ये तो स्याह करे सफेद करे, इन्हें पूछ ही कोई नहीं सकता। अभी चीनी स्कैंडल में जो इन्होंने हरकत की है, इस पे तो डूब के इनको मर जाना चाहिए। इनको तो हथकड़ियां लगा के जेलों में डाल देना चाहिए कि तुमने किया गया। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं जरा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मजम्मत की है हमारे 27 जो यूट्यूब चैनल्स हैं इनके ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से। और ये जो हुकूमत पाकिस्तान ने कार्रवाई डाली है इसके ऊपर उन्होंने मजम्मत की है ह्यूमन राइट्स कमीशन ने। और HRCP ने कहा कि आज़ादी इज़हार राय की आईनी आज़ादी ना सिर्फ इनफरादी आज़ादी के लिए बुनियादी है, बल्कि यह हुकूमती एहतसाब को यकीनी बनाने, मुबाहिसे को फरोग देने और अवाम को मुख्तलिफ नुक्ता नज़र तक रसाई फराहम करने के लिए भी नागुज़ीर है। 27 यूट्यूब चैनल पर हालिया अदालती पाबंदी पर गहरी तशवीश का इजहार किया, जिनके मालिकान के खिलाफ हुकूमत ने मुमकिन क्रिमिनल कार्रवाई का इंदिया दिया। अब इस पर आपका जो स्टेट मिनिस्टर है ना दाखिला का, वो क्या कह रहा है, जरा ये आप सुने। हुकूमत के आप काम चेक करें।
वो कह रहे हैं जी कि ये हम किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि किसी के कत्ल का फतवा दे दे। ये जो 27 चैनल है ना, इनमें से अगर किसी ने किसी के कत्ल का फतवा दिया है ना अपने चैनल पे बैठ के, तो लाओ दिखाओ कहां दिया है। किसी के सर की कीमत लगा दें, लाओ दिखाओ इन चैनल्स में से किसने सर की कीमत लगाई है, और जिसने लगाई है फिर आप उसके ऊपर कार्रवाई अकेले पे करें ना। 27 चैनल आपने इसलिए बंद कर दिए कि वो नाकदीन है। वो ये बताते हैं कि आपने लास्टिक की शलवार पहनी हुई है, वो ये बताते हैं कि आप जाली हुकूमत आप लाकर बैठ गए हैं, वो ये बताते हैं कि आपने अदलिया को कंट्रोल कर लिया है, वो ये बताते हैं कि आपने पाकिस्तानियों की मईशत को तबाह कर दिया है, और आपने सरमायाकारी लाने के नाम के ऊपर पाकिस्तान में सरमायाकारी की 50 साल की जो पुराना रिकॉर्ड था कम तरीन सरमायाकारी का, वो भी तबाह कर दिया आपने, क्रॉस कर गए हर लिमिट। और उसके बाद जनाब ये भी कहा इसी मिनिस्टर ने कि कोई ऐसी मजहबी बात कहकर जान को खतरे में डाल दें किसी और की। आप कहां किया है किसी ने? किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहूदी एजेंट का इल्जाम इमरान खान पे किसने लगाया? आपने लगाया। तौहीने इस्लाम के इल्जाम इमरान खान पे किसने लगाए? आपने लगाए। गद्दारियों और बगावतों के मुकदमे किसने बनाए? आप लोगों ने बनाए। बंदे कत्ल चौकों के अंदर आपने करवा दिए, और आप जो यूट्यूब चैनल पे बैठ के बात करने वाली इख्तलाफी आवाजें हैं उन्हें कुचल रहे हैं झूठे इल्जामात पे। अगर आपके इल्जामात सच्चे होते ना वजीर मुमलिकत बड़ाए दाखिला साहब, अगर आपके इल्जामात सच्चे होते ना तो आप कम से कम इन सहाफियों को मौका देते हमें कि हम अदालत में आकर सामने खड़े हों और अपने इल्जामात का दिफा करें, हम बताएं कि हमारे खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए गए हैं। ये जो खुफिया कार्रवाई आपने डाली है ना अंदर खाते, ये आपके दिल में चोर था। आपने फ्रॉड किया है पाकिस्तानी कौम के साथ, पाकिस्तानी मीडिया के साथ, लेकिन आपको पकड़ेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।